इंडिया में सेंसस 2011 के हिसाब से करीब 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटीज की है। हाँ, ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। लगभग हर 12 में से एक इंसान। राइट। लेकिन क्या हम उनकी लाइफ, उनके चैलेंजेस और उनकी जो यूनिक नॉलेज है उसको सच में समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना। बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग की काफी कमी रहती है अक्सर। तो आज के डिस्कशन में हम कुछ स्पेसिफिक सवालों को, मतलब क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे जो इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़े हैं। ये एनालिसिस यूपीएससी मेंस पेपर्स में आता है यूजुअली। हाँ, तो इससे एक अच्छा शॉर्टकट मिलेगा लिसनर्स को इस टॉपिक पर इन्फॉर्म्ड होने का। एग्जैक्टली। रेडी हैं इस एक्सप्लोरेशन के लिए? चलो लेट्स अनपैक दिस। लर्निंग मैप। अच्छा, तो आज हम 4 मेन पॉइंट्स देखेंगे। बेसिकली 4 सवाल जो हमें ट्राइबल लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट समझने में हेल्प करेंगे। ठीक है, क्या है वो 4 पॉइंट्स? पहला, हम देखेंगे क्या ट्राइबल डेवलपमेंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन के आसपास है, मतलब उन्हें जगह से हटाना और फिर बसाना, क्या बस इतना ही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद कब ट्राइब्स को एक सिंगल कैटेगरी माना जाना चाहिए, कब उन्हें ये ग्रुप की तरह देखना मेक सेंस? राइट, डाइवर्सिटी वर्सेस यूनिटी का सवाल। थर्ड, वील एक्सप्लोर द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स कंपेयर्ड टू मेन स्ट्रीम नॉलेज। उनका ज्ञान वो कैसे अलग है। अच्छा, टीकेएस वर्सेस एमकेएस, इंटरेस्टिंग। और फोर्थ, एक सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक, व्हाई इज द सेक्स रेशियो जनरली बेटर अमंग ट्राइब्स देन शेड्यूल्ड कास्ट्स। ये काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, इस पे बात करना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। चंक 1, ट्राइबल डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। यूपीएससी क्वेश्चन 2025, 15 मार्क्स। Does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. ब्रॉड माइक्रो थीम, ट्राइबल डेवलपमेंट डायनामिक्स। Okay? तो सवाल ये है, क्या इंडिया में ट्राइबल डेवलपमेंट का फोकस मेनली बस 2 चीजों पर है? डिस्प्लेसमेंट यानी लोगों को उनके घरों से हटाना, और रिहैबिलिटेशन यानी उन्हें कहीं और बसाना। हिस्टोरिकली देखें तो कॉलोनियल पॉलिसीज, लैंड इश्यूज, सोशल और इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, इन सब ने ट्राइबल कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज्ड रखा है। हाँ, और इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, माइंस, उनका मतलब अक्सर यही हुआ कि ट्राइबल कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ा। बिल्कुल, और फिर गवर्नमेंट ने उन्हें रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की। तो ये 2 एक्सेस तो क्लियरली दिखते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन। बड़े डैम्स ने लाखों ट्राइबल्स को डिस्प्लेस किया है। एग्जाम्पल लें हीराकुड डैम का ओडिशा में, करीब 20,000 फैमिलीज, मोस्टली ट्राइबल्स, डिस्प्लेस हुई थी। 20,000 फैमिलीज? सोचो उनकी लाइफ, उनका कनेक्शन जमीन से, सब पे क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। थिंक। एग्जैक्टली। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग। इंडिया के जो मिनरल रिच एरियाज हैं वो अक्सर ट्राइबल बेल्ट्स में हैं। इससे लैंड एलियनेशन बढ़ता है, मतलब ट्राइबल्स अपनी जमीन खो देते हैं। न्यामागिरी हिल्स वाला केस याद है ओडिशा में? माइनिंग प्रोजेक्ट था वहाँ। हाँ बिल्कुल, डोंगरिया कोंद ट्राइब और उनके सेक्रेड हिल्स को थ्रेटन किया उसने। फिर फॉरेस्ट पॉलिसीज, लॉज जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ने ट्राइबल्स का एक्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर कम कर दिया। उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या इवन फ्यूल वुड कलेक्ट करना मुश्किल हो गया, समझे? करेक्ट। और वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने से भी, जैसे सरिस्का या काना रिजर्व्स में फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल्स को हटाना पड़ा कई बार। नेचुरली इस फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट से एलियनेशन तो बढ़ेगा ही, रेजिस्टेंस मूवमेंट्स भी हुए हैं। हाँ, और कुछ एरियाज में इंसर्जेंसी भी हुई है। सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्टिकुलरली नर्मदा बचाओ आंदोलन एक बड़ा एग्जाम्पल है जो फोर्स्ड डिसलोकेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल दिखाता है, अक्सर प्रॉपर कंसेंट के बिना। राइट। अब आते हैं रिहैबिलिटेशन एक्सेस पर। एफर्ट्स तो हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, एफर्ट्स हुए हैं, जैसे पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई हैं जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 और नेशनल रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी 2007। कॉम्पेंसेशन का प्रॉमिस होता है लैंड फॉर लैंड का, पर एक्चुअली में कितना इफेक्टिव होता है? ट्राइबल फैमिलीज को कल्टिवेबल लैंड के बदले कैश मिला। क्या कैश सच में लैंड, लाइवलीहुड और कल्चरल कनेक्शन को रिप्लेस कर सकता है? थोड़ा सोच लो। बिल्कुल नहीं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिहैबिलिटेशन कॉलोनीज में घर तो मिल जाते हैं, पर अक्सर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज की कमी होती है। मतलब घर मिल गया पर जीने का पूरा इकोसिस्टम नहीं मिला। एग्जैक्टली। स्किल्स, ट्रेनिंग स्कीम्स आई हैं ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स के लिए, पर इम्प्लीमेंटेशन वीक रहता है अक्सर। लेकिन कुछ लीगल सेफगार्ड्स भी तो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ बिल्कुल, लीगल सेफगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में 5th एंड 6th शेड्यूल्स हैं जो ट्राइबल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। पैसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है जो रिसोर्स राइट्स और सेल्फ रूल की बात करते हैं। और एनजीओस का भी रोल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट एनजीओ रोल। मूवमेंट्स जैसे चिपको या डोंगरिया कॉन स्ट्रगल ने इंश्योर किया कि रिहैबिलिटेशन में कल्चरल और इकोलॉजिकल राइट्स भी कंसिडर किए जाएं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ट्राइबल डेवलपमेंट सिर्फ इन 2 एक्सेस तक लिमिटेड नहीं है, ये काफी ब्रॉडर है। एग्जैक्टली। असली डेवलपमेंट क्या है ये सोचना पड़ेगा। देखो, एजुकेशन इनिशिएटिव्स हैं जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, EMRS, आश्रमशालास, जो क्वालिटी एजुकेशन देने का एम रखते हैं ट्राइबल बच्चों को। राइट। हेल्थ के लिए? हेल्थ,
प्रोग्राम्स हैं जैसे पोषण अभियान, नेशनल हेल्थ मिशन, जो मैल न्यूट्रिशन जैसे इश्यूज टैकल कर रहे हैं, जो ट्राइबल एरियाज में अक्सर हाई होते हैं। लाइवलीहुड्स के लिए भी कुछ है? लाइवलीहुड्स, MGNREGA कुछ एम्प्लॉयमेंट देता है, TRIDF है जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए MSP इंश्योर करता है, ट्राइबल FPOs को भी प्रमोशन मिल रहा है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए पैसा एक्ट का जिक्र किया था आपने। हाँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट 73rd अमेंडमेंट और पैसा एक्ट से ग्राम सभास को शेड्यूल्ड एरियाज में ऑटोनॉमी देने की कोशिश है। कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। बहुत। कल्चर, ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसे संथाली, बोडो, मणिपुरी को 8th शेड्यूल में रिकॉग्निशन मिला है। ट्राइबल आर्ट्स जैसे वर्ली पेंटिंग या छाऊ डांस को प्रमोट किया जा रहा है। कूल ना? हाँ बिल्कुल। फिर वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे वन बंधु कल्याण योजना, स्कॉलरशिप्स हैं और मॉडर्न इंटीग्रेशन पे भी फोकस है। डिजिटल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस सब का मतलब क्या है? पहला सवाल। क्या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट और रिहेबिलिटेशन पर फोकस करना काफी है ट्रू ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए? क्यों या क्यों नहीं? थिंक। दूसरा सवाल, अगर पॉलिसीज हैं हेल्थ या एजुकेशन के लिए पर ग्राउंड पे ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होती तो उसका कम्युनिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तीसरा सवाल, जो फैक्टर्स हमने लिस्ट किए हैं उनके अलावा आपके हिसाब से और कौन से फैक्टर्स बिल्कुल वाइटल हैं जेन्युइन इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के लिए? एक छोटा सा डूडल बनाओ जो होलिस्टिक डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करे, जिसमें सिर्फ घर और पैसा ना हो। इन शॉर्ट, देखो, डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन तो सिग्निफिकेंट है और काफी कम्युनिटीज के लिए ट्रॉमेटिक भी रहे हैं, लेकिन ट्रू ट्राइबल डेवलपमेंट एक मच ब्रॉडर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच मांगता है। हाँ, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स, पॉलिटिकल वॉइस और कल्चरल आइडेंटिटी का रिस्पेक्ट सब शामिल हो, तभी मीनिंगफुल इंटीग्रेशन और एम्पावरमेंट होगा। याद रखना। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। चंक 2, डाइवर्स ट्राइब्स कब एक सिंगल कैटेगरी? UPSC क्वेश्चन 2022, 10 marks. Given the diversities among the tribal communities in India, in which specific contexts should they be considered as a single category? ब्रॉड माइक्रो थीम, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड क्लासिफिकेशन। इंडिया की ट्राइबल डाइवर्सिटी तो कमाल की है। मतलब hundreds of different tribal groups हैं। सबकी अपनी अलग लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स। बिल्कुल, बहुत विविधता है। जैसे नीलगिरीज के टोडाज ट्रेडिशनली पॉलिएंड्री प्रैक्टिस करते थे। मेघालय की खासीज एक बड़ी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। हाँ, और संथाल्स जैसे बड़े ट्राइब्स का मेन स्ट्रीम सोसाइटी से काफी इंटरेक्शन हुआ है। फिर जरावाज जैसे ग्रुप्स हैं अंडमान्स में जो काफी आइसोलेटेड हैं। राइट, तो इतने डिफरेंसेस के साथ सवाल ये है कि क्या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस या कॉन्टेक्स्ट्स हैं जहां इन सब डाइवर्स ग्रुप्स को एक सिंगल कैटेगरी जैसे ट्राइब्स या शेड्यूल्ड ट्राइब्स की तरह देखना ठीक है या जरूरी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट हैं जहां उन्हें एक ग्रुप की तरह कंसिडर करना रिलेवेंट हो जाता है। हाँ, लेट्स कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, सोशल एस्पेक्ट्स। इंडोगेमी, जनरली ट्राइब के लोग अपने ही ग्रुप में शादी करते हैं। इससे उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन होती है। समझे? डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। अक्सर कॉमन लैंग्वेज, कम्युनिटी नेम, स्पेसिफिक टेरिटरी से कनेक्शन होता है जो उन्हें दूसरों से अलग करता है। स्पेशल आइसोलेशन हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली काफी कम्युनिटीज रिमोट एरियाज में रही हैं, मेन स्ट्रीम से अलग, तो आइसोलेशन का एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या है? इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंसी, हिस्टोरिकली उनके इकोनॉमिक सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट थे, मार्केट फोर्सेस से अलग। डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट्स, ये एक बहुत कॉमन थ्रेड है। लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंडेंस, शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ डेप्रिवेशन, ये क्रूशियल कॉमन फैक्टर है। ऑन एवरेज नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ट्राइबल्स को एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक सर्विसेज में काफी डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं। ये शेयर्ड मार्जिनलाइजेशन एक यूनिफाइंग फैक्टर है पॉलिसी के लिए। अच्छा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर उनके अपने ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स होते हैं जैसे ट्राइबल काउंसिल्स। इगैलिटेरियन वैल्यूज ऑफन, कास्ट सिस्टम के कंपैरिजन में काफी ट्राइबल सोसाइटीज ज्यादा इगैलिटेरियन होती हैं, मतलब कम हायरार्की। स्टेटस, एज, जेंडर, अचीवमेंट पे बेस्ड हो सकता है, बर्थ पे कम। कल्चरल एस्पेक्ट्स। कल्चरल एस्पेक्ट्स, कॉमन एंसेस्टर, नेचर वर्शिप। अक्सर कॉमन एंसेस्टर या नेचर वर्शिप कॉमन है, स्पेसिफिक्स अलग हैं पर थीम रिकरिंग है। डिस्टिंक्ट रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस, हर ट्राइब के अपने यूनिक रिचुअल्स, फेस्टिवल्स हैं, पर ये फैक्ट कि उनके पास ये डिस्टिंक्ट कल्चरल मार्कर्स हैं जो मेन स्ट्रीम से अलग हैं, ये खुद एक शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। और सबसे बड़ा पॉइंट शायद लीगल है। लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST। बिल्कुल, सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें लीगली शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST की एक सिंगल कैटेगरी में रिकॉग्नाइज करता है आर्टिकल 342 के अंडर। इस क्लासिफिकेशन से उन्हें प्रोटेक्शंस और एफर्मेटिव एक्शन मिलता है उनकी इंटरनल डाइवर्सिटी के बावजूद। तो हम ये देख रहे हैं कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जैसे हिस्टोरिकल मार्जिनलाइजेशन, फॉरेस्ट डिपेंडेंस,
कुछ कॉमन सोशल फीचर्स और सबसे इंपॉर्टेंट ये सिंगल लीगल स्टेटस एसटी का, ये सब मिलाकर कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं जहां उन्हें एक ग्रुप की तरह कंसिडर करना जरूरी या यूजफुल हो जाता है। हाँ, स्पेशली पॉलिसी मेकिंग, अफर्मेटिव एक्शन और नेशनल डिस्कोर्स के लिए। लेकिन इससे कुछ क्रिटिकल सवाल भी उठते हैं। पहला, सबको एक लेबल शेड्यूल्ड ट्राइब के अंडर रखने से क्या उनकी रियल कल्चरल डिफरेंसेस और स्पेसिफिक नीड्स नजरअंदाज हो जाती हैं कभी? क्या इससे वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसीज बन सकती हैं? थिंक। दूसरा, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं मान लो ट्राइबल एजुकेशन के लिए, तो आप कॉमन चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी और स्पेसिफिक ट्राइबल ग्रुप्स के यूनिक लिंग्विस्टिक या कल्चरल नीड्स को कैसे बैलेंस करेंगे? तीसरा, हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि पॉलिसीज यूनिटी जो शेयर्ड चैलेंजेस और लीगल स्टेटस पे बेस्ड हैं और डाइवर्सिटी जो उनकी इनहेरेंट नेचर है, दोनों को रिस्पेक्ट करें? ये सेंटेंस जोर से बोलो, रिस्पेक्टिंग डाइवर्सिटी विद इन यूनिटी। मुश्किल बैलेंस है ये। इन शॉर्ट, हाँ, डाइवर्सिटी तो बहुत ज्यादा है और उसको एक्नॉलेज करना क्रूशल है। लेकिन शेयर एक्सपीरियंसेस, कुछ सोशल पैटर्न्स और खास करके कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी एसटी, ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जहां उन्हें एक सिंगल कैटेगरी मानना पॉलिसी और उनकी कलेक्टिव पोजीशन समझने के लिए रेलेवेंट और जरूरी हो जाता है। सो फार हमने डेवलपमेंट चैलेंजेस और आइडेंटिटी क्लासिफिकेशन के एस्पेक्ट्स देखे। अब हम एक रियली फैसिनेटिंग एरिया देखते हैं, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स। यहाँ बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। चंक 3, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स की यूनिकनेस। यूपीएससी क्वेश्चन 2021 10 मार्क्स। Examine the uniqueness of tribal knowledge systems when compared with mainstream knowledge and cultural systems. ब्रॉड माइक्रो थीम, इंडिजिनस नॉलेज वर्सेस मेनस्ट्रीम नॉलेज। Okay, tribal knowledge systems TKS क्या हैं? Basically ये वो wisdom, practices, innovations हैं जो indigenous communities ने generation से develop की हैं, जो उनके environment और culture से deeply जुड़ी हैं। हाँ, ये सदियों के एक्सपीरियंस से पास डाउन होता है। पर सवाल ये है कि ये मेनस्ट्रीम नॉलेज जो हम स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, लैब्स में सीखते हैं, ऑफन फॉर्मल साइंस पर बेस्ड, इसको MKS कहते हैं, उससे यूनिक कैसे है? बहुत यूनिक है। चलो की डिफरेंसेस देखते हैं। नेचर सेंटर्ड वर्सेस ह्यूमन सेंटर्ड। TKS टिपिकली नेचर के इर्द गिर्द है। ह्यूमंस और नेचर का कनेक्शन स्ट्रांग माना जाता है। नेचर को सेक्रेड भी मानते हैं। MKS अक्सर ह्यूमन सेंट्रिक होता है, नेचर को रिसोर्स की तरह देखता है। एग्जाम्पल? जैसे अरुणाचल प्रदेश की आका ट्राइब सस्टेनेबल तरीके यूज करती है हंटिंग फिशिंग के लिए, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम कमर्शियल ऑपरेशंस शायद शॉर्ट टर्म एक्सट्रैक्शन पे फोकस करें। बहुत बड़ा डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में। कूल ना? हाँ, कूल है। और नॉलेज एक्वायर कैसे करते हैं? वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। TKS लार्जली एम्पिरिकल है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस से आता है, लर्निंग बाय डूइंग। MKS साइंटिफिक वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पे जोर देता है। वो 2004 सुनामी वाला एग्जाम्पल याद है, अंडमान निकोबार के ट्राइबल्स का? हाँ, उन्होंने ट्रेडिशनल नॉलेज वॉल ऑफ सी की अवेयरनेस पे वार्निंग साइंस पहचान लिए। एक्सपीरियंशियल नॉलेज था वो जिसने जाने बचाई। प्रिजर्व कैसे होता है ये नॉलेज? वे ऑफ प्रिजर्विंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज। TKS मोस्टली ओरल है, सॉन्ग्स, स्टोरीज, रिचुअल्स, अप्रेंटिसशिप में, कम्युनिटी की कलेक्टिव मेमोरी में रहता है। MKS रिटन डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करता है, बुक्स, जर्नल्स, डेटाबेसेस। होलिस्टिक भी होता है सुना है। होलिस्टिक इंटरडिसिप्लिनरी वर्सेस है। स्पेशलाइज्ड। हाँ, TKS होलिस्टिक होता है, मतलब एग्रीकल्चर, मेडिसिन, स्पिरिचुअलिटी सब जुड़ा होता है। MKS स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है, नॉलेज को अलग अलग डिसिप्लिन्स में बांट देता है। ट्रेडिशन का रोल? रोल ऑफ ट्रेडिशन। TKS में ट्रेडिशन लिविंग कॉन्टेक्स्ट है, लर्निंग का मोड है। MKS में ट्रेडिशन अक्सर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बन जाता है, मोड ऑफ स्टडिंग नहीं। एक्सेसिबिलिटी? एक्सेसिबिलिटी एंड ओनरशिप। TKS अक्सर कम्युनली ओन्ड होता है, फ्रीली शेयर होता है कम्युनिटी में। MKS में बैरियर्स हो सकते हैं, एजुकेशन, कॉस्ट, पेटेंट्स, जार्गन, सोशल एक्सक्लूजन। वाओ, तो ये दोनों सिस्टम्स एक दूसरे से सीख सकते हैं। TKS को सिर्फ पास्ट का अवशेष नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का पोटेंशियल है। इनिशिएटिव्स जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS सेल इसी डायरेक्शन में स्टेप्स हैं। लेकिन इससे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल उठते हैं। पहला, मेन स्ट्रीम नॉलेज TKS से क्या प्रैक्टिकल लेसन्स ले सकता है, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी के लिए? थिंक। दूसरा, क्या TKS को सिर्फ प्रिजर्व करना काफी है या उसे मॉडर्न चैलेंजेस सॉल्व करने के लिए एक्टिवली यूज करना चाहिए? अगर हाँ, तो कैसे? बताओ। तीसरा, अगर नॉलेज ओरल है तो उसको रिस्पेक्ट के साथ कैसे डॉक्यूमेंट और शेयर किया जा सकता है विदाउट एक्सप्लॉइटिंग इट? कम्युनिटी को बेनिफिट कैसे हो, थोड़ा सोच लो। इन शॉर्ट, ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स यूनिक हैं, वो होलिस्टिक हैं, नेचर सेंट्रिक, कम्युनिटी बेस्ड, ओरली ट्रांसमिटेड हैं और वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स ऑफर करते हैं जो अक्सर स्पेशलाइज्ड मेनस्ट्रीम नॉलेज में मिसिंग होते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे फाइनल पॉइंट पर, जो एक सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स से डील करता है जेंडर के बारे में। चंक 4। ट्राइब्स में बेहतर सेक्स रेशियो का राज। UPSC question 2015 12.5 marks. How do you explain the statistics that show that the sex ratio in tribes in India is more favorable to women than the sex ratio among scheduled castes? ब्रॉड माइक्रो थीम।
जेंडर डायनामिक्स इन ट्राइबल वर्सेस एससी कम्युनिटीज। अच्छा, पहले नंबर्स देखते हैं। सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशो था 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। अब कंपेयर करो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ये था 990, सिग्निफिकेंटली बेटर, जबकि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए था 945, नेशनल एवरेज के करीब पर एसटी से कम। डिफरेंस तो है। जनरली एसटी और एससी दोनों कम्युनिटीज को सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड माना जाता है, फिर भी विमेन के लिए सेक्स रेशियो एसटीज में एससी से बेटर क्यों है? ये कॉम्प्लेक्स इशू है। लेट्स अनपैक दिस। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस लगते हैं जो ज्यादातर सोसाइटल स्ट्रक्चर और कल्चरल प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं। इगैलिटेरियन वर्सेस हायरार्किकल सेगमेंटेड सोसाइटी। काफी ट्राइबल सोसाइटीज में सोशल स्ट्रक्चर जनरली ज्यादा इगैलिटेरियन होता है, मतलब कम रिजिड हायरार्की होती है कास्ट सिस्टम के मुकाबले, जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी और एससी कम्युनिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। इगैलिटेरियन सेटअप्स में वुमेन को शायद ज्यादा फ्रीडम या वैल्यू मिलती है। अच्छा, और एससी कम्युनिटीज? एससी कम्युनिटीज जो ब्रॉडर हिंदू सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, वो अक्सर उस सिस्टम के पेट्रियार्कल नॉर्म्स को फॉलो करती हैं या उनके अंडर आती हैं। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन एंड सन प्रेफरेंस। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग पेट्रियार्कल टेंडेंसीज और सन प्रेफरेंस है। इससे लड़कियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, जो सेक्स रेशियो को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये प्रेशर एससी कम्युनिटीज में शायद ज्यादा फील होता है। और एसटीज में मैट्रियार्कल सिस्टम्स भी हैं वहाँ कुछ, राइट? हाँ, जैसे खासीज, तो वहाँ विमेन का स्टेटस नेचुरली हायर है। मेनी अदर ट्राइबल कम्युनिटीज हैव डिफरेंट जेंडर नॉर्म्स टू। पॉवर्टी एंड कास्ट इंटरप्ले। पॉवर्टी दोनों ग्रुप्स को अफेक्ट करती है, पर एससी कम्युनिटीज अक्सर पॉवर्टी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का डबल डिसएडवांटेज फेस करती हैं। ऐसे में पेट्रियार्कल आइडियाज डॉटर को बर्डन और सन को एसेट मान सकते हैं। एसटीज में भी पॉवर्टी है, पर इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर शायद इस लिंक को थोड़ा कमजोर करता हो। एजुकेशन का क्या रोल है इसमें? ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एजुकेशन एंड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, अ कॉम्प्लेक्स लिंक। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव है थोड़ा। जनरली लिटरेसी रेट्स एससीज में एसटी से थोड़े हायर हैं, लेकिन पैराडॉक्सिकली कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में हायर एजुकेशन और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक तक एक्सेस अगर सन प्रेफरेंस के साथ मिल जाए तो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो से लिंक हो जाता है। ये मिसयूज एसटी कम्युनिटीज में शायद कम प्रेवलेंट हो। तो एजुकेशन के साथ सोशल नॉर्म्स बदलना भी जरूरी है। बिल्कुल। और एक बड़ा डिफरेंस है डाउरी वर्सेस ब्राइड प्राइस। मेन स्ट्रीम कम्युनिटीज में और उनसे इन्फ्लुएंस्ड एससी कम्युनिटीज में डाउरी का प्रैक्टिस हो सकता है। ये लड़कियों को फाइनेंशियल लाइबिलिटी बना देता है, जबकि काफी एसटी कम्युनिटीज में ब्राइड प्राइस का कस्टम है, जहां ग्रूम की फैमिली ब्राइड के फैमिली को रिसोर्सेज देती है। इससे लड़की की वैल्यू सिग्निफाई होती है और वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनती शादी के टाइम। ये तो काफी रिवीलिंग है। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ही विमेन के स्टेटस को डिटरमिन नहीं करती। सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल प्रैक्टिसेस का कितना बड़ा रोल है। एग्जैक्टली। मेन स्ट्रीम पेट्रियार्कल प्रैक्टिसेस का इन्फ्लुएंस या उसका ना होना एक की फैक्टर लगता है यहाँ। अब कुछ सवाल सोचते हैं। पहला, ये कंपैरिजन क्या बताता है कि मेन स्ट्रीम कल्चर के पेट्रियार्कल आइडियाज कितने डीप जा सकते हैं, इवन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में, कंपेयर टू डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर्स। दूसरा, एजुकेशन और टेक एक्सेस का वर्स सेक्स रेशियो से कोरिलेशन कुछ कॉन्टेक्स्ट में चिंता की बात है। इसका क्या मतलब है कि एजुकेशनल प्रोग्रेस के साथ किस तरह का सोशल चेंज जरूरी है जेन्युइन जेंडर इक्वालिटी के लिए। सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं, राइट? ठीक है। तीसरा, क्या मेन स्ट्रीम सोसाइटी या इवन एससी कम्युनिटीज कुछ पॉजिटिव लेसन्स ले सकते हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के सोशल स्ट्रक्चर्स या प्रैक्टिसेस से, जो बैलेंस्ड जेंडर रेशियो प्रमोट करते हैं? लगते हैं क्या सीख सकते हैं? बताओ। इन शॉर्ट, एसटीज में एससी के कंपैरिजन में जो बेटर सेक्स रेशियो देखा जाता है वो लाइकली है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, मोर इगैलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट मैरिज प्रैक्टिसेस, ब्राइड प्राइस वर्सेस डाउरी, कभी-कभी मेट्रोलिनियल इन्फ्लुएंस और शायद मेन स्ट्रीम पेट्रियार्कल नॉर्म्स का कम पेनिट्रेशन जो एससी कम्युनिटीज को ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये पॉइंट्स याद रखना। रिकैप एंड एक्टिव रिकॉल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा। हमने ट्राइबल कम्युनिटीज के कुछ की एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर किए स्पेसिफिक क्वेश्चंस के थ्रू। चलो जल्दी से ब्रॉड माइक्रो थीम्स रिकैप करते हैं। पहला था ट्राइबल डेवलपमेंट डायनामिक्स। हमने देखा कि ट्राइबल डेवलपमेंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, लाइवलीहुड्स, पॉलिटिकल वॉइस। समझे? दूसरा, ट्राइबल आइडेंटिटी एंड क्लासिफिकेशन। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद शेयर्ड चैलेंजेस और कॉन्स्टिट्यूशनल एसटी लेबल की वजह से ट्राइब्स को कुछ कॉन्टेक्स्ट्स में सिंगल कैटेगरी माना जाता है, खासकर पॉलिसी के लिए। तीसरा, इंडिजिनस नॉलेज वर्सेस मेन स्ट्रीम नॉलेज। ट्राइबल नॉलेज सिस्टम्स यूनिक हैं, होलिस्टिक, नेचर सेंट्रिक, कम्युनिटी बेस्ड, ओरल, और इनमें मेन स्ट्रीम सिस्टम्स के लिए वैल्यूएबल लेसन्स हैं, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी पर। और चौथा, जेंडर डायनामिक्स इन ट्राइबल वर्सेस एससी कम्युनिटीज। एसटीज में अक्सर बेटर सेक्स रेशियो, एससीज के कंपैरिजन में सोशल स्ट्रक्चर्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे इगैलिटेरियनिज्म, ब्राइड प्राइस के पावरफुल इन्फ्लुएंस को दिखाता है, जो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर से अलग हैं। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर। अब कुछ सवाल आपके लिए अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए और थोड़ा और सोचने के लिए। एक,
अपने वर्ड्स में बताओ डिस्प्लेसमेंट रिहैबिलिटेशन के अलावा 2 और डायमेंशंस जो होलिस्टिक ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल हैं। एक्सप्लेन करो। 2 एक की रीजन बताओ कि डाइवर्स ट्राइब्स को कभी-कभी सिंगल कैटेगरी एसटी मानना क्यों जरूरी हो सकता है। रिकॉल। 3 ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक बताओ जो उसे मेन स्ट्रीम साइंटिफिक नॉलेज से अलग करता है। एग्जाम्पल दे सको तो 2 एक्सप्लेन करो। 4 एसटीज में सेक्स रेशियो अक्सर एससीज से बेटर क्यों होता है, एक इंपॉर्टेंट सोशियो कल्चरल रीजन दो। थिंक। 5 काफी ट्राइबल सोसाइटीज का जनरली ज्यादा इगैलिटेरियन नेचर वुमेन के स्टेटस और वैल्यू को कैसे इंपैक्ट कर सकता है, हाईली हायरार्किकल सोसाइटीज के कंपैरिजन में। एक्सप्लेन करो। 6 आपके हिसाब से मेन स्ट्रीम सोसाइटी ट्राइबल नॉलेज सिस्टम से क्या स्पेसिफिक लेसन सीख सकती है ज्यादा सस्टेनेबली जीने के लिए, बताओ। और अब एक छोटा सा चैलेंज, ये 4 मेन पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए, डेवलपमेंट डायनामिक्स, आइडेंटिटी क्लासिफिकेशन, नॉलेज सिस्टम्स, जेंडर रेशियो डिफरेंस, इनको एक इमेजिनरी फ्रेंड को सिर्फ 2 मिनट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। हर पॉइंट का की टेक अवे बताओ। रेडी, गो। हाँ, ये अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया तो अपने नोट्स में की पॉइंट्स लिख के देखो और इन क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगे कि एक शॉर्ट क्विज या कुछ फ्लैश कार्ड्स हेल्पफुल होंगे तो हमें बताओ, मे बी वी कैन क्रिएट देम। हाँ, फीडबैक जरूर देना। Until next time, keep exploring, keep learning.